सरफराज बुगटी को निगरान वफाकी वजीर दाखिला बनने के काबिल 1.5 माह बाद ये बात मालूम हो गई है कि मुल्क में स्मगलिंग करने वालों में कौन कौन शामिल है और उन्होंने इस सिलसिले में स्मगलिंग में मुआवनत करने वाले सरकारी अफसरों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की बात करके इस देरीना राह से भी पर्दा उठा दिया है। ताब मजे की बात यह है कि जो बातें स्मगलिंग के गढ़ बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले वजीर दाखिला को 3-4 दिन कबल मालूम हुई है, वो मखलूक खुदा को गुज़िश्ता कई अशरों से मालूम थी। मुल्क में गंदम की किल्लत हो जाती थी तो शोर मचता था कि गंदम फला मुल्क में स्मगल हो रही है। सवाल उठता था कि क्या ये गंदम एयरपोर्ट से बैरून मुल्क जाने वाले लोग जेब में, बैग में या संदूक में डालकर ले जा रहे हैं जो किसी को दिखाई नहीं दे रहे। लाखों टन गंदम को किसी शापर या पुड़िया में डाल कर ले जाना तो रहा एक तरफ, इसे तो गधों पर लाद कर भी अफगानिस्तान नहीं ले जाया जा सकता। जाहिर है ये सब कुछ ट्रकों ट्रॉलरों पर होता था और ट्रक पहाड़ों की पगडंडियों और दुश्वार गुजार रास्तों से नहीं बल्कि बाकायदा सड़कों के जरिए जाते होंगे और इन सड़कों पर चेक पोस्टें भी होती होंगी और इन पर मुहाफिज भी होंगे, कस्टम के अफसरान भी होंगे, FC के एहलकार भी होंगे, मुख्तलिफ एजेंसियों के नुमाइंदे और सरहदों की हिफाजत पर मामूर इदारों के लोग भी होंगे। तो भला इन सब की मौजूदगी में सब कुछ कैसे होता रहा? मुल्क में यूरिया की शॉर्टेज हुई तो मालूम हुआ कि यूरिया खाद का पाकिस्तान में रेट अगर 3,500 रुपए फी बोरी है तो वस्त एशियाई रियासतों में इसकी कीमत 10,000 रुपए फी बोरी था। बस फिर क्या होना था? परदेसी थैलों में नोट लेकर आए और खाद फैक्ट्रियों से ट्रॉलर लोड कर चलते बने और माछी गोठ और मीरपुर माथेलो से ये ट्रॉलर सीधे चमन और पूरखम बॉर्डर से होते हुए ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तक पहुंच गए। लेकिन मुल्क अजीज की सरहद पर बैठे हुए दर्जन भर इदारों के जिम्मेदारों को कानो कान खबर न हुई। जाहिर है अगर ये सब कुछ अशरों तक चलता रहा है तो बहुत से लोग इस सारे निजाम के बेनिफिशियरी भी होंगे। और ये कौन थे? सबको मालूम है, लेकिन अगर किसी को मालूम नहीं तो इन्हें ही मालूम नहीं जिन्हें ना सिर्फ ये कि सब कुछ मालूम होना चाहिए था बल्कि उनको हर बात मालूम होने का दावा भी सबसे बढ़कर है। ईरान से पेट्रोल और डीजल की स्मगलिंग का इल्म तो बच्चे बच्चे को है और हर चौथे बंदे को ये भी खबर है कि ये स्मगल शुदा डीजल शहर के किस किस पेट्रोल पंप पर और नवाही इलाकों की किस किस पेट्रोल एजेंसी पर खुलेआम फरोख्त हो रहा है। ये स्मगल होने वाला तेल मुल्क के आखिरी शहर तक पहुंच जाता है और इस दादे स्मगलिंग के जिम्मेदारान को इस सारे मामले की कोई खबर नहीं होती। अगर खबर नहीं तो इनकी नालायकी और नाअहली पर अशरों तक किसी ने खबर क्यों नहीं दी? और अगर इन्हें खबर थी और सब कुछ हो रहा था तो किसी ने इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? बकौल शख्स से ये करोड़ों रुपए रोजाना और अरबों रुपए माहाना की गेम थी और इसमें हर अफसर तयशुदा असूलों और तरीकाकार के मुताबिक बाकायदा हिस्सादार। इस गेम में लोगों ने करोड़ों नहीं अरबों रुपए बनाए और इसके एवज मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। सिर्फ एक बोटी खाने के एवज पूरा बकरा ज़िबा करके रख दिया गया। इस सारे सिस्टम की ताकत का यह आलम था कि सबको इल्म था मगर किसी में रोकने की जरूरत नहीं थी कि इसमें से ऐसे बड़े बड़े लोग हिस्सेदार थे कि बंदा नाम लेने लगे तो हवा ढीली हो जाए। 1-2 साल तो मामला बाकायदा तयशुदा मनसूबा बंदी के जरिए जारी था। डॉलरों की किल्लत और ज़र मुबादला में कमी का ये हल निकाला गया कि मुल्की इंपोर्ट बिल जो 50 अरब डॉलर से भी बढ़ गया था, इसे कंट्रोल करने की खातिर ईरान से पेट्रोल और डीजल की स्मगलिंग को बाकायदा गैर तहरीरी किस्म की इजाजत के तौर पर लागू कर दिया गया और जो काम थोड़े से पर्दे में था इसे बिल्कुल ही दिन दहाड़े करने की इजाजत दे दी गई। ताहम ये इजाजत सलाए आम बहरहाल नहीं थी। इसे फायदा उठाने वाले बिल्कुल वही थे जो अशरों से इस बहती गंगा में हाथ धो रहे थे। लेकिन अब ये हुआ कि वो नोट कमाने के साथ साथ मुल्क के मुआशी मौसम भी बन गए। लेकिन अचानक एक दिन इल्म हुआ कि जो ईरानी तेल बजरिया स्मगलिंग पाकिस्तान आ रहा है उसकी अदायगी पाकिस्तान रुपयों में नहीं डॉलरों में हो रही है, यानी ज़र मुबादला डॉलरों में ही खर्च हो रहा है मगर सरकार को टके की भी कस्टम ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी वगैरह नहीं मिल रही। डॉलरों को बचाने का जो फलसफा घड़ा गया था वो तो सिरे से फ्लॉप हो गया और रियासत को जो पैसा टैक्स और ड्यूटी की मद में मिलना था वो इससे भी महरूम हो गई। हाँ, अलबत्ता इस निजाम से अशरों से मौज मिला करने वालों ने मजीद मौज मिला किया और इसके एवज रियासत के साथ वही हुआ जो 100 जूते और 100 प्याज खाने वाले मुहावरे में बताया गया है। एक तरफ तो ये हुआ कि स्मगलिंग शुदा तेल की सारी कीमत डॉलरों में वसूल की गई और दूसरी तरफ ये हुआ कि मंडियों से गंदम और फैक्ट्रियों से खाद पाकिस्तानी रुपयों में खरीदी गई और इस स्मगलिंग से होने वाले नफा से पेशावर से डॉलर खरीद कर अफगानिस्तान ले जाए गए और इन डॉलरों से अफगान ट्रांजिट ट्रेड की ऑर्डर में वो माल इंपोर्ट किया गया जिसकी अफगानिस्तान में जरूरत ही नहीं होती और फिर वो सारा सामान वापस पाकिस्तान लाकर बेचा गया। इस स्मगल शुदा सामान की फरोख्त से जहां एक तरफ पाकिस्तान को किसी किस्म का टैक्स और ड्यूटी ना मिल सकी, वहीं दूसरी तरफ मुल्क की इंडस्ट्री को इससे जो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा वो अलग। इस सारे चक्कर को देखें तो इल्म होता है कि इस सारे रोले में सिर्फ और सिर्फ स्मगलरों
اور ان کے معاونین نے کمائی کی اور پاکستان کو ہر طرح سے صرف اور صرف نقصان اور گھاٹا برداشت کرنا پڑا۔ جب مسئلہ آن پڑے تو کاغذوں کے ڈالر بھی باہر نہیں جا سکتے، اور جب آنکھیں بند ہو تو ٹرالر اور ٹینکر بھی کسی کو دکھائی نہیں دیتے۔ چلے یہ تو درست ہوا کہ اب سمگلنگ کی معاونت کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، لیکن جو لوگ اب تک اس بہتی گنگا میں اشنان کرتے رہے ان کا بھی کوئی کھاتا کھلے گا یا سارا زور صرف سیاسی مخالفین کو سبق سکھانے پر لگا رہے گا؟ کاش کوئی سمجھے کہ یہ ملک خداداد پاکستان بھی جناح ہاؤس ہے، اور اس کو لوٹنے کھسوٹنے والوں کے ساتھ بھی بالکل وہی سلوک ہونا چاہیے جو جناح ہاؤس کو نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ مجھے فتووں سے محفوظ رکھے، لیکن میرے خیال میں یہ ملک کسی طرح بھی جناح ہاؤس سے کم نہیں، بلکہ یہ تو ایک ایسا جناح ہاؤس ہے جس نے 24 کروڑ لوگوں کو اپنے اندر سمیٹ رکھا ہے اور پناہ دی ہوئی ہے۔ بھلا اس کی حرمت اور حفاظت سے کس طرح کوتاہی کی جا سکتی ہے؟ گزشتہ کئی اشروں سے اس ملک کو کھل کر لوٹا گیا، اور اوپر سے لے کر نیچے تک ہر شخص اور ادارے نے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ اب معاشی کڑاکے نکلے ہیں تو سب کو ہوش آ گیا ہے۔ چلے مان لیا کہ ہمیں اس جناح ہاؤس کی فکر کرنی چاہیے جس کی ادائیگی جناح صاحب کے ورثاء کو کر دی گئی تھی، تو کیا ہمیں اس جناح ہاؤس کی فکر نہیں کرنی چاہیے جس کے مقروضوں کی تعداد 24 کروڑ ہے؟